स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आरबीआई ने एक बार फिर से डिसाइड किया है कि देश के अंदर जो रेपो रेट है उसको 6.5% ही रखा जाएगा। देखिए, इस रेट के अंदर बदलाव होगा कि नहीं, इसका निर्णय लिया जाता है आरबीआई की एमपीसी के द्वारा, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो हर 2 महीने में यहाँ पर मीटिंग करती है। पिछली वाली मीटिंग हुई थी जून में और अब अगस्त में हुई और अगली मीटिंग हुई अक्टूबर में। तो देखिए यहाँ पर क्या है ना कि जो एमपीसी के अंदर मेंबर्स हैं उनमें आपको काफी मतभेद देखने को मिलेगा, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन ये रेपो रेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर रेपो रेट कम होता है, कम किया जाता है, तो इसकी वजह से बैंकों को आरबीआई से पैसा लेना सस्ता पड़ जाता है। और इसी की वजह से जब आप बैंक के पास लोन लेने जाते हो तो आपको भी कम ब्याज दर पर लोन मिल जाते हैं। स्पेशली जो आपका होम लोन का ईएमआई है वो कम हो जाता है। तो काफी बड़ा इंपैक्ट आता है इकोनॉमी के ऊपर। काफी लोग ऐसा सोच रहे थे कि शायद हो सकता है कि इस बार जो रेपो रेट है उसमें थोड़ी कमी कर दी जाए, लेकिन अभी के लिए डिसाइड किया गया। उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा, और साथ ही साथ जो क्रेडिट स्कोर होता है, चेक क्लियरेंस सिस्टम होता है, उसमें कुछ बदलाव किया गया है, वो भी हम देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको यह भी बता दूं कि आप में से जो भी लोग 2025 में यूपीएससी का एग्जाम देंगे, आपके लिए एक स्पेशल बैच 10 अगस्त से लॉन्च किया गया है। इसमें खास बात यह है कि अगर आप प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हो 2025 का, तब तो आप मेंस की तैयारी करेंगे, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, ये सब कुछ इंक्लूड होगा। लेकिन मान लीजिए अगर आपका प्रीलिम्स क्रैक नहीं होता है तो उस केस में आप एडवांस बैच में शिफ्ट कर दिए जाओगे विदाउट एनी कॉस्ट, और इसकी वजह से आप फिर 2026 का भी प्रीलिम्स दे पाएंगे। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ज्वाइन करने के लिए वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है, और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे किसी भी कोर्स, किसी भी बैच में ले सकें। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है उन्होंने डिसाइड किया है कि रेपो रेट को 6.5% पे ही रखा जाएगा। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये करीब 9th टाइम ऐसा होगा जब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने यह कहा है कि हम रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करेंगे। क्योंकि आपको याद होगा कि कोविड के समय यहां पर जो रेपो रेट है उसको एकदम नीचे कर दिया गया था, 4% पे लाया गया था। लेकिन जब इन्फ्लेशन काफी बढ़ने लगा तो 2022 से यहां पर रेपो रेट को वापस से बढ़ाया गया और ये 6.5% पहुंच गया था, और तब से लेकर अभी तक उतना ही है। अब ये जो डिसाइड होता है, बेसिकली जो कमिटी है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, जिनकी जिम्मेदारी है कि देश में जो इन्फ्लेशन है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये 2% से 6% के बीच में होना चाहिए, एवरेज में 4% होना चाहिए। तो ये डिसाइड किया जाता है 6 मेंबर्स के द्वारा, जिसके अंदर 3 आरबीआई के होते हैं और 3 गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं। यहां पर मान लीजिए अगर टाई हो जाता है, 3-3 लोग एक ही निर्णय लेते हैं, तो उस केस में जो आरबीआई गवर्नर है उनका वोट आखिरी होता है। तो यहां पर हुआ क्या है कि 4 लोगों ने यह कहा कि रेपो रेट में बदलाव नहीं किया जाए, लेकिन 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि रेपो रेट 25 बेसिस पॉइंट गिरा दिया जाए, मतलब 6.5 से गिराकर 6.25 कर दिया जाए। और ये हैं आशिमा गोयल और प्रोफेसर जयंत आर वर्मा। उन्होंने कहा कि यहां पर रेपो रेट में गिरावट करनी चाहिए ताकि देश में जीडीपी को थोड़ा सा और पुश किया जा सके, क्योंकि यही मकसद होता है कि अगर रेपो रेट गिराया जाएगा तो यहां पर लोग ज्यादा लोन लेंगे, पैसा खर्च करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होगी, सर्विसेज ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, तो देश की जीडीपी बढ़ सकेगी। जहां तक सवाल है कि इन्फ्लेशन क्या है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर इन्फ्लेशन जब तक कंट्रोल नहीं होगा तब तक रेपो रेट आरबीआई कम नहीं करने वाली, क्योंकि अगर रेपो रेट कम हुआ तो उसका खतरा यह होता है कि इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। तो अभी मैं आपको बता दूं कि देश में इन्फ्लेशन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो थोड़ा कंट्रोल में है, लेकिन यहां पर जो फूड इन्फ्लेशन है, जो हम खाना खाते हैं, बाजार से दाल खरीदते हैं, सब्जी खरीदते हैं, उसमें आपको बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और आरबीआई के जो गवर्नर है शक्तिकांता दास, उन्होंने भी इस चीज को लेकर चिंता जताई और कहा कि देखिए यहां पर इन्फ्लेशन को लेकर थोड़ी सी हमें चिंता है, फूड इन्फ्लेशन को लेकर स्पेशली। और मैं आपको बता दूं कि जो सीपीआई का नंबर आया था जून महीने का, इट वॉज 5.1%, जो कि पिछले 5 महीने में पहली बार यहां पर बढ़ा था। ओवरऑल मैं आपको बता दूं, आरबीआई का एस्टिमेट है कि 2024-25 में जो इन्फ्लेशन है वो करीब 4.5% रह सकता है। जहां तक सवाल है जीडीपी के अनुमान का, तो आप देख सकते हो आरबीआई का मानना है कि 2024-25 में जो जीडीपी है वो हमारी 7.2% के आसपास रहेगी। खैर, क्वेश्चन अब यहां पर यह भी है कि आरबीआई कब तक रेपो रेट को कम कर सकती है। देखिए, बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि दिसंबर के पहले शायद आरबीआई कट नहीं करेगी। हो सकता है कि अगर मान लीजिए मॉनसून अच्छा आ जाए और यहां पर ज्यादा उपज हमें देखने को मिले, तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो फूड इन्फ्लेशन है वो थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाएगा। तो मे भी शायद
शायद अक्टूबर के महीने में आरबीआई रेट कम करने का सोच कर सकती है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि दिसंबर के पहले तो कम ही चांसेस हैं, ऐसा बोला जा रहा है। देखिए ओवरऑल यहाँ पर जो ग्लोबल इवेंट्स हैं उसके ऊपर भी इम्पैक्ट असर करता है, क्योंकि यहाँ पर जो फेडरल रिजर्व है, जो यूएस की सेंट्रल बैंक है फेडरल रिजर्व, वो क्या डिसाइड करती है वो भी बहुत मायने रखता है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा मिडिल ईस्ट के अंदर जो वॉर स्टार्ट हुआ उसकी वजह से थोड़ा टेंशन बढ़ गया अचानक से। अभी जापानीज येन कैरी ट्रेड को लेकर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था कि कैसे लोग येन जो है बोरो करते थे, जापान से पैसा बोरो करते थे और भारत जैसे देश में स्टॉक मार्केट में लगाते थे पैसा, तो इसकी वजह से उनको प्रॉफिट होता था। लेकिन अब जापान ने क्या किया है, यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है उसको बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, इसलिए अचानक से खलबली मच गई और इसलिए आप देख रहे होगे स्टॉक मार्केट वगैरह में भी कुछ गिरावट हुई है। और साथ ही साथ आपने देखा होगा यूएस की काफी चर्चा हो रही है कि वहां पर रिसेशन आ सकता है, तो मे भी शायद इसको देखते हुए जो फेडरल रिजर्व है बहुत जल्द रेट कट करना स्टार्ट कर दे। तो अगर फेडरल रिजर्व रेट कट करना स्टार्ट करेगा तो उसका असर आपको आरबीआई पर भी दिखेगा और आरबीआई भी रेट कट करना स्टार्ट कर सकती है। तो ये था रेपो रेट से रिलेटेड। जहां तक सवाल है कि आरबीआई ने इस एमपीसी के अंदर और क्या अनाउंसमेंट किया, एक तो ये बोला है आरबीआई ने कि एक पब्लिक रिपोजिटरी ऑफ डिजिटल लेंडिंग एप्स क्रिएट किया जाएगा। देखो आज के डेट में आप देख रहे हो बहुत सारे स्कैम्स वगैरह होते हैं, बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनके पास कॉल आता है या फिर ऐप आप डाउनलोड कर लेते हो और उससे आप पैसे बोरो कर लेते हो, लेकिन इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लगाया जाता है कि आप परेशान हो जाओगे। मतलब अगर मान लीजिए आपने 10,000 रुपये लिया तो आपको कई बार इंटरेस्ट के साथ 20-30 हज़ार पे करना होता है साल भर के अंदर अंदर। तो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट लगाया जाता है कि बहुत फेक से लेंडिंग एप्स भी आने लग गए हैं। तो उसके लिए एक रिपोजिटरी होगा जहां पर आप चेक कर सकेंगे कि क्या ये वैलिड है कि नहीं, क्या आपको वहां से बोरो करना चाहिए कि नहीं। दूसरा यहां पर ये किया आरबीआई ने कि अगर आप टैक्स पेमेंट करते हो तो पहले यूपीआई में लिमिट थी कि 1 लाख तक ही पेमेंट कर पाओगे टैक्स का, लेकिन अब आप 5 लाख तक का भी टैक्स पे कर सकते हैं यूपीआई के माध्यम से। फिर नेक्स्ट एक बड़ा चेंज किया गया है यहां पर क्रेडिट इंफॉर्मेशन से रिलेटेड। बेसिकली आपको पता होगा क्रेडिट स्कोर के बारे में, 900 में से आपको स्कोर मिलता है और बोला जाता है कि 750 के ऊपर है तो आप ठीक है और 800 के ऊपर अगर आपका स्कोर है तो बहुत ही अच्छा है। तो यहां पर क्या है कि जो क्रेडिट स्कोर आपका अपडेट होता है वो हर मंथली बेसिस पर होता है, ठीक है। और देखिए मैं भी बहुत इंटरेस्टेड रहता हूँ क्रेडिट स्कोर चेक करने में और देखता रहता हूँ कितना इंप्रूव हुआ, कितना कम हुआ या फिर इंप्रूव हुआ। तो मुझे भी हर महीने लग जाते हैं, मतलब हर महीने के बाद ही चेक हो पाता है। अब आरबीआई ने ये कहा है कि इसको फोर्टनाइटली किया जाएगा कम से कम, मतलब हर 15 दिन में भी आपका जो क्रेडिट स्कोर है उसको अपडेट किया जाएगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पर जो एक और इंटरेस्टिंग चीज किया गया है आरबीआई के द्वारा वो है चेक क्लियरेंस को लेकर। देखो अभी क्या है ना कि जो सिस्टम चलता है चेक क्लियरेंस को लेकर उसमें करीब करीब 2 दिन भी लग जाते हैं, T+1 डे। यहां पर आपको पता होगा जब आप चेक जमा करते हो तो उसमें एक CTS करके सिस्टम होता है, चेक ट्रंकेशन सिस्टम। आपने देखा होगा ट्रंकेशन नंबर लिखा होता है, बारकोड वगैरह बने होते हैं। तो ये क्या है, बैच के हिसाब से प्रोसेसिंग होती है चेक की। लेकिन अब आरबीआई ने यहां पर यह कहा है कि सेम डे क्लियरेंस हो जाएगा। मतलब अगर आपको कहीं से चेक मिला तो अगर आप चाहते हो कि वो चेक का अमाउंट जो है आपके अकाउंट में पैसे जमा हो जाए तो बैंक के पास जब आप जाकर दोगे तो कुछ ही घंटे के अंदर अब आपका चेक क्लियर हो जाएगा और आपके बैंक के खाते में पैसे भी जमा हो जाएंगे। तो यहाँ पर आरबीआई की अगेन कोशिश यही है कि बैंकिंग सिस्टम के अंदर, फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर जितनी सुविधाएं कंज्यूमर्स को दिया जा सके वो दे सकें। तो ये पूरा वीडियो था, ये लेटेस्ट अपडेट था एमपीसी से रिलेटेड। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इकोनॉमी का, क्या बता सकते हो जो इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज होता है इनमें से कौन सा इंडस्ट्री है वो इसके अंदर नहीं आता है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो अर्जुन बैच है दोस्तों स्टार्ट हो रहा है परसों से, ये इवनिंग बैच होगा, आप ले सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।